मॉर्निंग स्टूडेंट, मैंने आपको जीवन की मौलिक इकाई में सेल के विषय में समझाया था। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कार की पतली कांट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। इसके बाद ल्यूवेनहॉक जो थे वो 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। इसके बाद जे.ई. पुरकन्स ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम दिया। फिर दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन 1838 तथा टी स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। विर्चो जो थे 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं। इसके बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। अब जैसे हमारा सेल जैसे शरीर कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। अब हम लोग का शरीर जो है वो बहुकोशिकीय है। दो प्रकार के कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिकीय होता है और एक बहुकोशिकीय होता है। इसके विषय मैंने आपको बताया था। सेल से टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज़ से ही जब कई टिश्यू मिलते हैं तो शरीर का एक अंग बनता है। इसी प्रकार जब कई अंग मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। अब इसी में मैंने आपको कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, इसके विषय में मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। अब देखिए, मैं आपको आज प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, तो प्लाज्मा झिल्ली का तो नाम बहुत है, जैसे उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है कि प्लाज्मा झिल्ली में कि यह कोशिका का सबसे बाहरी, जैसे ऊपर आप एक हेडिंग देख रहे हैं ना, पारगम्यता, तो इसमें है कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली होती है कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। जो पारगम्यता है ये आने जाने का कार्य करती है, इसमें हेल्प करती है। ठीक है, फिर परासरण और विसरण के विषय में भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि परासरण क्या होता है, विसरण क्या होता है। विसरण जैसे आप एक बाल्टी पानी लीजिए और उसमें कुछ कलर डाल दीजिए, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि धीरे धीरे वो कलर पूरे बाल्टी में फैल जाता है। तो ये किसके कारण होता है? विसरण के कारण होता है। एक एग्जाम्पल आपका और है, जैसे आप एक बंद कमरे में अगर आप अगरबत्ती जलाते हो तो अगरबत्ती की महक धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है, तो वो किसके कारण फैलती है? वो विसरण के कारण ही फैलती है। परासरण में परासरण में क्या होता है, जैसे आप एक किशमिश का एग्जाम्पल लीजिए कि आप एक कटोरा पानी लीजिए, उसमें किशमिश को डालिए और कटोरे के पानी और किशमिश के बीच अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो कि दोनों तरफ का सांद्रण लगभग क्या करना चाहती है? बराबर करना चाहती है। तो मैंने आपको परासरण और विसरण के विषय में इसके पहले क्लास में आप समझे भी होंगे। अब देखिए, इसमें आपका सक्रिय आवागमन, पाइनोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस, मतलब पाइनोसाइटोसिस व फाइगोसाइटोसिस, साइटोसिस, प्रोटीन संश्लेषण और डीएनए रेप्लिकेशन, इन सब कार्यों में आपका ये प्लाज्मा झिल्ली जो है वो हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको अगले क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। और हाँ, आप ये प्लांट सेल का फिगर आप अपने कॉपी में बना लेंगे। ओके, थैंक यू।